हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस पे डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोग अपने हिंदी के सब्जेक्ट में 95 स्कोर कैसे कर सकते हो। हम बता दें कि पता तो सबको होता है दोस्तों क्या लिखना है, पर ये नहीं पता होता है कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आपको हिंदी के पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कि ताकि आपका एक भी नंबर कटने ना पाए और सब आपके नंबर क्या हो जाए, मिल जाए। आपको फालतू कुछ नहीं लिखना है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर से लिखना है और कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है उसके बारे में बताने वाला है। जैसा कि आप लोग हिंदी का मॉडल पेपर देख ही लिए होंगे कि हिंदी का मॉडल पेपर होता है। आपको जो खंड क होगा आपके पास, ठीक है, खंड क से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी खंड क से अगर आप लोगों ने गद्य पढ़ा है तो गद्य से आपके 5 ऑप्शनल नंबर बनने वाले हैं। ठीक है, यानी गद्य से आपके 5 नंबर ऑप्शनल के बनेंगे। तो उसको आपको याद करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। आप जितना रिवीजन करोगे उतने आपके क्या होंगे, गद्य और पद्य तैयार होंगे। ठीक है, तो हम बता दें भैया कि आपके गद्य से खंड क में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि सब बहुविकल्पी होंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुविकल्पी नंबर कभी भी कटते नहीं हैं। तो इसलिए आपका ये नंबर कभी भी गलत होना नहीं चाहिए। अगर आप लोग सच में हिंदी में चाहते हो कि 95 के ऊपर स्कोर करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को तैयार करो। क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ से कि एग्जामिनर चाह के भी आपका आंसर नहीं काट पाएगा। क्योंकि आपका प्रश्न पूछा रहेगा, आंसर एक सही रहेगा, आपके बारे में उसको पता होगा, आप लोग बिल्कुल आसानी से उसको कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 नंबर आपको करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने खंड का को लिया और खंड का से बिल्कुल कितने साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। आपको कॉपी में कहीं भी कट नहीं करना है। ठीक है, और ना ही कभी 1 से 2 बार आंसर को लिखना है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक आंसर को लिख दिए यहाँ पर क और फिर पीछे जाके खंड का कर फिर आंसर लिखते हैं। तो भैया ये गलती मत करना, क्योंकि इससे नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने एक बार लिख दिया, अब भैया लिख दिया तो ठीक है, दोबारा उसको दोहराना नहीं है। अब खंड का हमने उठा लिया, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन थे, तो पहले का क डाल दिया, पहले का ख डाल दिया, पहले का ग और पहले का घ और पहले का अड़ा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 5 क्वेश्चन कर दिया। अब जैसे पहले में कुछ पूछा गया था तो उसका आंसर क्या था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी कर दिया। फिर छोड़ दीजिए विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर को लीजिए। अब ग वाले का आंसर नाभादास है तो नाभादास को लिख दीजिए। और अब तीसरा चौथे वाले का आंसर उपन्यास है तो उपन्यास लिख दीजिए। और इसका क्या है, अमरकांत, तो अमरकांत लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग अपने पहले पेज में क्वेश्चन 5 को बिल्कुल अच्छे अच्छे शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छी आपकी राइटिंग नहीं है फिर भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कट नहीं करना, आपको थोड़ा सा गैप गैप देके करना है क्वेश्चन को, ताकि क्या होता है उसका एग्जाम के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपके नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। भैया इस बार से जो पेपर कर दिया गया है बहुत ही आसान कर दिया गया है। और बच्चे जो होते हैं, जितने भी बच्चे, देखो ज़्यादातर बच्चों का हिंदी में 90 के ऊपर मार्क्स रहता है। ठीक है, तो आप लोग को हिंदी में एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से शब्दों में करना है और कॉपी में कहीं भी कट नहीं करना है। ठीक है, अब ये हुई खंड क की बात। और बिल्कुल खंड ख में बिल्कुल सेम ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे और उसका भी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। जैसे कि देख सकते हो खंड ख सॉरी क वाले में दूसरा का क्वेश्चन, जैसे हमारा ये हो गया पेपर। अब खंड ख में आपका दूसरा वाला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा वाला जो पहला था वो गद्य से रहने वाला है और ये जो भैया 5 है ये अंक रहेंगे पद्य से। ठीक है, तो ये आपके यहाँ है पद्य से और वो पीछे वाला किससे थे, गद्य से। तो ये गद्य से और पद्य से पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सीरीज आपके पास है 2 या 3, उसको रिवीजन कर लिए ताकि आपका गद्य और पद्य का एक भी नंबर छूट ना पाए। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर होगा, इसमें भी 5 उसमें भी 5, दोनों मिला के 10 नंबर, यानी गद्य और पद्य को मिलाने पर आपके 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो 10 नंबर आप लोग समझ सकते हो, लगभग 2% के बराबर। तो आपका 2% कटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, इसको क्या करना है, कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, अब भैया देखो हमने उठा लिया प्रश्न उत्तर नंबर 2 का क। अब 2 के क में हमने प्रश्न 5 प्रश्न उठा लिया। अब पाँचों में देख सकते हो इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, इसको डाल दिया। ऐसा मत करना कि आप लोग के कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले में आपका, जैसे हमने पहले का क लिया था उसमें 5 लिख दिए और 5 यहीं करके फिर 5 नीचे लिख दिए। ऐसा मत करना, आप लोग एक पेज में पहले का क लिखना और 5 प्रश्न और दूसरे का 5 प्रश्न। ठीक है, यानी एक पेज में पहले का 5 और दूसरे पेज में दूसरे का 5, और बाकी आप लोग एक ही पेज में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताकि इससे क्या होगा, देखो दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बीच में गैपिंग गैपिंग दे के रखा है। इसका क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपके नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर जब शुरू कर रहे हो तो उसको बिल्कुल नए पेज से शुरू करो। अगर नए पेज से शुरू करते हो तो क्या होता है कि एग्जामिनर उसको देख लेता है अच्छे से। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपका देखो यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर शुरू हुआ, अब यहीं से हम नीचे कर दे 3, यहाँ 3 कर दिए, तो एग्जामिनर का ध्यान कभी कभी नहीं पड़ता तो क्वेश्चन आपका छूट जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना है,
कि ताकि एग्जामिनर का ध्यान आप प्रश्न से छूटे ना। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन शुरू करे हो उसको नए पेज से शुरू करो और बिल्कुल मोटी हेडिंग डाल के लिखो ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए और आपके नंबर देने के चांसेस बन जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गद्य और पद्य को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना रिवीजन करना है और आपके अपने 10 नंबर को क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो इस 10 नंबर के क्लियर होने के बाद आपके बात आती है क्वेश्चन नंबर तीसरा। जैसा कि देख सकते हो कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसमें पढ़ के आपको उत्तर बताना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के और मिलेंगे आपके 10 नंबर। ठीक है, जैसे कि यह प्रमाण की ही भूमि और जन दृढ़ बंधन, तो आप लोग समझ सकते हो किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये तो आपका बिल्कुल क्लियर है, यानी ये पूछा जाएगा। तो आपका जितने भी पाठ हैं उसको याद कर लीजिए और लेखक के नाम को तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे हमारा यह प्रमाण भूमि जो है दे दिया गया इतना, तो इसके बाद यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन तो इससे ऊपर से छाट के लिखने हैं, कुछ व्याख्या करनी रहेंगी। देखो 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, एक उपयुक्त गद्यांश का पाठ और उसके लेखक का नाम बताना है, ये तो फिक्स रहेगा आपका, और एक ये और फिक्स रहेगा। क्या फिक्स रहेगा, ये रेखांकित अंशों की व्याख्या। 2 चीज़ फिक्स रहता है और 3 का अपने मन से इसी में से छाट के लिखना होता है। जैसे स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या करता है, तो यहाँ पर देख सकते हो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति पुत्र के अधन पतन को सूचित करता है। तो यहाँ से आप लोग बस इतना लिख दोगे तो आपका यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपका 2 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, यानी पढ़ सकते हो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, तो आप लोग यहाँ मिलाओ ना, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके नंबर मिल जाएंगे। अब आपका दिया गया भूमि और जन दृढ़ बंधन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि भूमि जन बंधन यह प्रमाण है कि भूमि और जन दृढ़ बंधन है, इसी दृढ़ भित्ति पर एक राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। अब क्या बन जाएगा, आपका 2 नंबर फिर फिक्स हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि दृढ़ भित्ति और निरस्कर का अर्थ क्या है, तो आप लोग बता सकते हो कि जो भी उसका अर्थ होगा बता देंगे, तो 2 नंबर। एक दृढ़ भित्ति का अर्थ, एक आपका जगह निष्कारण का अर्थ। ठीक है, जिसमें कोई भी कारण ना हो उसको बोलते हैं निष्कारण। ठीक है, तो आपका 2 नंबर यहाँ से बन जाएगा। यानी आपके ये जो 2 और 2 ये 4 नंबर है तो बिल्कुल फिक्स वाले ना भैया, तो मेरे को मिला लो ऊपर से, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तो आपका बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। और एक आप लोग जानते हो कि कवि और उसके लेखक का नाम आता है, तो 1-2 नंबर वहाँ से आपका मिलने वाला है, और उसके व्याख्या करने वाला, यानी जो पाठ के बारे में पढ़े हो पाठ का व्याख्या कर दोगे तो यहाँ से बिल्कुल आपके 8 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, देखो इस प्रकार हमने लिखा है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन उठा लिया क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के ख जिसे हमने उठा लिया, क्या पूछा गया था, जिस पाठ को हमने पढ़ा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के संकलित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम, आपको दिखने होगा यहाँ पर से रॉबर्ट नर्सिंग होम से उद्धृत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस का पाठ का नाम। और उसके बाद व्याख्या, यानी जो पाठ के बारे में हमने पढ़ा है कि मदर टेरेसा से पूछा गया कि आप फ्रांस की हैं, तो मदर टेरेसा के बारे में, मदर टेरेसा जो थी एक जर्मन की निवासी, क्या है, हेडलैंड के सब्बू देश के जर्मन की निवासी हैं, और उनसे जो है गरीबों से प्यार करती हैं। हिटलर ने फ्रांस को पैरों से रौंद दिया, इसी बात से वो अपमान होकर वो भारत चली आई। यही सब है जो मतलब जो पाठ का आपने व्याख्या पढ़ा है उसी को आपको लिखना है, यानी जो आपके क्वेश्चन में पैराग्राफ आया है उसी पाठ की व्याख्या को लिखना है। ठीक है, अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 का ग क्या पूछा गया है, यानी जो हमने बताया कि उसका आंसर उत्तर लिखना है कितने शब्दों में, तो आप लोग उत्तर लिख दोगे बिल्कुल 2 शब्दों में, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके नंबर मिल जाएंगे कितना, यहाँ से देखो सब में 2 नंबर, 2 नंबर इधर से, 2 नंबर इधर से और 2 नंबर इधर से। ठीक है, अब आप बात आती है अगले क्वेश्चन की। इसी प्रकार देख सकते हो कि हमने चौथा कर लिया और क्या कर लिया, 5वां, तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस 5 क्वेश्चन को कर लेना है। यानी देखो एक क्वेश्चन आपका क्या हो रहेगा, लेखक किसने लिखा है किस पार्ट से, 2 नंबर वहाँ से, एक व्याख्या, फिर 3 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे, तो ये 5 क्लियर आप लोग कर लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसा कि आपने जैसा आपने गद्य से देखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको पद्य से देखने को मिलेंगे। जैसे कि देख लो हमने गद्य वाला व्याख्या की, उसी प्रकार आप लोगों ने पद्य वाला पढ़े होगे, पद्य की व्याख्या पढ़े होगे, बस उसको करना है। ठीक है, अब देखो भैया, और उसमें जो चौथा आपका तीसरा क्वेश्चन था उसमें 2 आता है, 2 में से जो आपको आएगा उसे वही कर लेना। इसी प्रकार चौथा वाला कि दिए हुए पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी जो पद्यांश है जिसका आप लोग अर्थ पढ़ा है उसका क्या करना है, आपको उत्तर देना है। जैसे कि इस धाराशाही चक्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, यानी देखो भैया ये जो आपके गद्य और पद्य और जो हमने पहले पढ़ा है गद्य और पद्य, यहाँ से आपके 30 नंबर, टोटली आपके 30 नंबर बने भैया, तो इसको कभी कटने मत देना,
ताकि ये देखो ये दोनों आपके क्वेश्चन फिक्स है कि ये आने वाले हैं, तो इसको 10 से 10-20 नंबर आपका कहीं भी जाने मत देना। अगर आप लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम हिंदी में अच्छा स्कोर करना, तो आप लोग अपने इस नंबर को कभी कटने मत देना, भना भन जितना भी हो सके अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अब आप लोग अर्थ पढ़े हो, अगर नहीं आता है अर्थ कोई बात नहीं दोस्तों, यार आप लोग खुद जानते हो, थोड़ा बहुत तो जानते हो, उसी के आधार पर बना के लिख देना। इतना एग्जाम नहीं देखता है आपका, बस देखता है कि कितना अच्छा आपने कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा है और थोड़ा बहुत मिला लेगा, बाकी कुछ मिलाने वाला नहीं है बल्कि चेक करता चला जाता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो आता है, इसलिए आपको उसे कर लेना है। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक गलती आपको नहीं करना है कि क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग कभी भी कुछ लिखे हुए तभी उस पर नंबर मिलने वाला है। अगर आप लोग सादी कापी जमा कर दोगे तो आप जानते हो कि उस पर कोई नंबर देने वाला नहीं है, वो अपने से लिख के तो नंबर देगा ही नहीं। अगर आप लोग को नहीं आता कुछ भी लिखे हो अपना अर्थ बना के, तब भी उस पर नंबर मिलने वाला है। बस आपको ये गलती नहीं करना है कि क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ना है और अपने टाइम को साथ में मैनेज करते चलना है, ठीक है। अब देखो बात हुई पद्य की, सॉरी गद्य की, अब आ गया पद्य आपका। तो पद्य से आपके मिल जाएंगे, जैसे आपने इसका अर्थ पढ़ा है, इस धाराशाही जग क्रम शाश्वत है, इस जीवन का उद्गम। अब अपने जीवन के बाद इस धाराशाही जग, यानी ये धाराशाही जग ये जो जग है एक धारा के प्रवाह के जैसा है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन का जो शाश्वत यानी सत्य से रहना इस जीवन का उद्गम है, यानी फलां लेखन जो अगर नहीं आता है तब बता रहे हैं कि आप लोग बना के क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। बल्कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। अब देखो उपरोक्त अध्यायांश में कवि और शीर्षक का नाम, हमने बताया था कि आप लोग कवि और शीर्षक का नाम मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि हम भैया हमारा 10 नंबर फिक्स होने वाला है, तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब जग का क्रम कैसा है, तो भैया बताओ, इस धारा ही जग का क्रम शाश्वत है, इस जीवन का उद्यम, यानी धारा सा जग का क्रम है, तो लिख देना कि जो जीवन का जग का क्रम है वो एक धारा के प्रवाह के जैसा है, ठीक है। नभ का नील विकास कैसा, तो अब नभ के नील विकास के बारे में बताना है, तो यहाँ पर देख सकते हो, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत ही रसी का रजत हास, यानी आपको इस वाली लाइन को इसका अर्थ जो आप लोग बताओगे उसको लिख देना है, तो ये आपका हो जाएगा नभ का नीला विकास का अर्थ। अब उद्गम और कर्णधार शब्दों का अर्थ, यानी उद्गम माने क्या होता है और कर्णधार मतलब क्या होता है। उद्गम मतलब जहाँ से किसी चीज़ का प्रवाह उद्गम शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं, उद्गम। और कर्णधार शब्दों का अर्थ बताना है और रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जितना रेखांकित अंश दिया है, जग के जीवन कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, यानी पाठ को आप लोग समझ गए हो किस पाठ से लिया गया है, नौका विहार पाठ से। अब उसके शीर्षक को भी जानते हो तो उसको भी लिख देना, यानी आपको यहाँ से 10 नंबर, और जो हमने पहले बताया आपका गद्य से वहाँ से 10 नंबर, ये आपके कभी भी कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका फिक्स रहता है कि यहाँ से आने वाला है, तो आपको बिल्कुल इसको क्या करना है, स्टार करके इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है। अब देखो चाहे तो अगर वो आपको नहीं आ रहा है अथवा करके, अथवा एक और दिया रहेगा, आपको दो यानी बिल्कुल प्लस पॉइंट है। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो एक के आधार पर दूसरा दिया रहेगा। अगर आप लोग कुछ भी पढ़ो थोड़ा बहुत, आप लोग उसके आधार पर बना के लिख दोगे, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, यार नहीं पढ़े हो तो आप लोग अपने से बना के लिखना है, लेकिन पर शीर्षक का नाम और जो पाठ का नाम हो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर शीर्षक और पाठ का नाम सही है तो आप लोग क्या करेगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब अथवा करके दिया है, अथवा वाला कर लेना। जैसे देखो हमने किया है यहाँ पर, देख सकते हो कि चौथा वाला संदर्भ लिखोगे, प्रत्युष पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि के संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हमने लेखक का नाम उठा लिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित किस पाठ का जो लिया गया है, पवन दूतिका, यानी इस पाठ से लिया गया है। इसका शीर्षक कविता से उद्धृत है, यानी इसका शीर्षक हो गया। और जो काव्यांजलि है संकलित अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका नंबर कटने वाला नहीं है। और बाकी आपको व्याख्या नहीं आता है तो फिर भी चलेगा, लेकिन चलेगा कब, अगर थोड़ा बहुत आता है तब, अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है तभी आप लोग कर पाओगे, अन्यथा आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब इसका अर्थ हमने लिख दिया, एक दिन जब राधा उदास होकर खन्ना के घर में बैठी थी। आप लोग पवन दूतिका के बारे में पढ़ो कि जब राधा जी अकेली घर में बैठी थी तो पवन के पास आती है, कहती है कि आप लोग को क्या हुआ, तो फिर वो राधा माँ कहती हैं उनसे, फिर जो भी कहती हैं तो उसके बारे में बताया गया है। फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के बारे में बता देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, व्याख्या। तो क्वेश्चन और व्याख्या, यानी यहाँ से आपके जो होंगे पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा क्वेश्चन से आपके मिला के 40 नंबर क्लियर होंगे। यानी पहले से 5 क्वेश्चन, दूसरे से कितना 5 10 हो गया, फिर 10 तीसरे से गद्य वाले से कितना था 10, और 10 यहाँ से, तो 10 और 10 20 और 30, यानी आप 4 ही क्वेश्चन करते आपके 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब 30 नंबर यहाँ देख सकते हो कि हमने चौथे का ग लिया है, तो चौथे के ग में क्या कर सकते हो आपने, जो उसके बारे में व्याख्या के बारे में पूछा था कि राधिका जी क्यों उदास बैठी थी, तो ये पूछ रहा, नायक का मन खिन्ना या उदास था, उनके नैन में आंसू से भरे हुए थे, नायिका इसी दैन्य दशा में तत्कालीन पवन के सभी अमंग और यो उत्साह का संचार कर रही थी, यानी पवन आके उनके मन में उमंग और उत्साह का संचार कर रही थी। यानी जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के आधार पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या पूछा था उसको समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित
में एक लेखक का साहित्यिक परिचय। तो आप लोग को साहित्यिक परिचय किसी भी लेखक का आप लोग को पता होगा, जैसे कि आपके पास ये और ये हैं, किसी भी का उठा लो। जैसे कि हमने लिया है, देखो साहित्यिक परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिख देंगे। ये देखो जो आपका ये पूछा जाता है, ये का नाम था जीवन परिचय, ये 5 नंबर का। तो 5 नंबर में जीवन परिचय लिख दिए और 2-3 रचनाएं लिख दी हैं, बिल्कुल क्लियर, आपका 5 नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को डाल दिए। जीवन परिचय हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के योगीन व्याख्यात आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया के छपरा जिले में हुआ था। यानी इतना दिखाने के बाद जो भी इनके था विश्वविद्यालय में हुआ था। अब नीचे दिखा देना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आपका कहाँ गया रचनाएं। देखो रचनाएं के रूप में आप कर सकते हो रचनाएं चिंतामणि, लाल कनेर, मेरा बचपन, 2-3 दिखा सकते हो, ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 रचनाएं आप लोग इनका दिखा सकते हो। ठीक है, तो आगे आपका क्या हो जाएगा रचनाएं और वो क्लियर। ठीक है, अब आप लोग जा रहे हो कि नया क्वेश्चन तैयार करने, तो नया क्वेश्चन के लिए आप लोग नया पार्ट ले सकते हो। तो जैसे एक आपका गद्य से रचना रहेगा, एक पद्य से। तो ये देखो आपका था यहाँ से निम्नलिखित में से प्रमुख कृतियों से एक रचना हमने गद्य से उठा लिया और एक पद्य से उठा लिया। अब पद्य में जैसे परिचय के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, अब वो कब जन्म हुए थे, उनकी रचनाएं। ठीक है, अब जैसे इनका जन्म के बारे में लिखा था 1900 में हुआ था, राजकीय हाई स्कूल में इन्होंने प्रविष्टि प्राप्त हुई, मतलब इनकी शिक्षा के बारे में, इनके माता पिता के बारे में, इन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से वो पढ़े थे और जाके बाद में क्या किए इन्होंने, उसके बारे में लिखा दिए। और बाद में इनकी मृत्यु कब थी उसके बारे में। ठीक है, और बाकी आपको कुछ करना नहीं है। अब इसका करने के बाद आप देखो, आप कह सकते हो कि इनकी काव्य रचनाएं वीड़ा, पल्लव, गुंजन, यानी 2-3 आप लोग दिखा सकते हो बस। यानी जीवन परिचय और क्या रचनाएं, 1-2 दिखा के बाकी आप लोग को ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि आपकी ध्रुव यात्रा है अथवा पंचलाइट का सार अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 80। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 80। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 शब्द लिखना है और आपको नंबर कितने मिलेंगे, 5। और 80 शब्द और 5 नंबर। ठीक है, आप 80 से 90 शब्द कर सकते हो। मेरा कहना है कि आप लोग चाहो तो 80 से 90 शब्द कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा शब्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपको नंबर कितना मिलेगा, 5 ही नंबर मिलेगा। तो आपको ज़्यादा लिखने का फ़ायदा क्या, आप लोग 2 शब्द लिख रहे हो, कोई 300 लिख रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई कापी भर रहा है तो भैया देखो, कापी भरने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसी से आपका पूरा 100 नंबर इसी में दे देगा, आपका यहाँ से बस कितना नंबर देगा, 5 नंबर। तो इसलिए 5 नंबर के लिए आपको 80 से 90 शब्द लिखना है। अब लिखना क्या है, जैसे कोई भी यात्रा, दूर यात्रा उठा लो, चाहे पंचलाइट उठा लो, चाहे बहादुर उठा लो, या किसी भी कहानी को आपको लिखना है 80 से 90 शब्दों में, और ज़्यादा बड़ा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने उठा लिया पंचलाइट। अब पंचलाइट के बारे में क्या होगा कि जैसे कि कोई बिहार के कर सकते हो कि फाड़ेश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के जगत के एक सुप्रसिद्ध आचलचिक कथाकार थे। ग्रामीण अंचलों से उनका एक निकट परिचय था ना। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र, उनकी कथाओं में अलंकार, यानी जो पंचलाइट के बारे में जो कहानी हुई थी उसको लिख दीजिए। और कितने शब्दों में लिखना है, 80 से 90 शब्दों में, बाकी उसके से ज़्यादा आपको शब्द नहीं लिखना है। आखिर लिखने से फायदा क्या होगा कि आपके नंबर जानते हुए 5 ही मिलने वाले, तो ज़्यादा लिखिएगा मत। ठीक है, 80 से 90 शब्दों में, क्योंकि आपको टाइम का भी मैनेज करना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको 80 से 90 शब्द में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो दोस्तों बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। जैसे स्वपठित काव्य खंड के आधार पर एक खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप देखो, आपको बच्चे सोचते हैं कि सबका उत्तर देना है, सबका उत्तर नहीं देना है। आपके जो जिले में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आप आजमगढ़ था, मुक्तिया का पढ़ाया जा रहा है, या जौनपुर था, ये पढ़ाया जा रहा है, यानी जिस जिले में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके जिले में वो लिखना है। ठीक है, जैसे अब ये था, ये कुछ जिले में जो सीरीज देखोगे ऊपर लिख के आया होगा कि इस जिले में, इस जिले में, इस जिले में, इस जिले के लिए ये बना है, और फिर इस जिले, इस जिले, इस जिले के लिए बना है, यानी जो जिले के लिए जो बना है उसी को आपको लिखना है। तो आप फिर जो जिले में होंगे जो आपके लिए बना है उसी को आप लोग करिएगा। ठीक है, और अन्यथा आप कुछ नहीं करना है, आप कुछ दूसरा नहीं करना है, जो आपके लिए जिले बना है, जो आपके जिले के लिए बना है उसी को आप लोग को करना है। तो भैया जो भी बना था, जैसे कि अब भैया हम लोग के लिए बना था यही मुक्ति यज्ञ, तो हमने उठा लिया मुक्ति यज्ञ। तो मुक्ति यज्ञ के बारे में दिखा देंगे। ठीक है, मुक्ति यज्ञ, अब भैया देख सकते हो कि मुक्ति यज्ञ के बारे में, तो मुक्ति यज्ञ काव्य खंड सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य का एक अंश है। इनमें वर्ष 1921 में, मतलब जो भी मुक्ति यज्ञ के बारे में हुआ था हम उसके बारे में लिख दिए। और हमने मुक्ति यज्ञ को ही लिया क्योंकि हम जो जिस जिले में पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, मुक्ति यज्ञ, तो इसलिए हमने किसको बताया, केवल मुक्ति यज्ञ के बारे में। ठीक है, तो हमने मुक्ति यज्ञ को उठा लिया और उसके बारे में लिख दिया। अब आपके जिले में जो पढ़ाया जाएगा आप उसको उठा लीजिएगा और उसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि वहाँ से आपको क्या करना है, पूरे नंबर मिल जाए। अब भैया देखो, आपका यहाँ पर देख सकते हो एक लाइन, और यहाँ पर देख सकते हो
कि स्वपठित की शब्द सीमा, यानी इस दोनों की जो शब्द सीमा है 80 इसकी भी थी और 80 इस भैया की भी थी, तो यानी दोनों की 80 तो आपको 80 ही लिखना है, 80 से ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देख सकते हो कि आपको एक पन्ने में लिख दिए, अब एक पन्ने में आपका 5 नंबर दे जाएगा। अगर ज़्यादा करो 1.5 पन्ना 2 पन्ना कर दो, लेकिन इससे ज़्यादा ना करो। इससे ज़्यादा ना करने से ये होता है कि आपका टाइम मैनेज होता है, या आप टाइम मैनेज के चक्कर में आप कुछ भी क्वेश्चन छूट जाता है, तो आप भैया इस नंबर को लेने खातिर आप क्वेश्चन नंबर को छोड़ना नहीं है, आपको सब क्वेश्चन करना है। अगर आप लोग सच में चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना, तो आपको सभी नंबर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। इधर इसी लेवल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोला गया। देखो, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या और अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी आपको संदर्भ देना है, वो कितने नंबर मिलेगा आपको वहाँ से 2, और आपको व्याख्या करना है वहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे 5, यानी टोटल मिलेंगे आपको 7 नंबर, और आपको संदर्भ से 2 और आपको व्याख्या से 5। अगर आप लोग संदर्भ गलत करते हो तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे, तो इसलिए आपको संदर्भ गलत नहीं करना है। जैसे हमने किसी भी संस्कृत को उठा लिया, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 उठा लिया। यहाँ पर आप लोग इससे पहले हम दिखा दें कि जो आपका ये क्वेश्चन था आपका 7वां वाला, ये मुक्ति के वाला, उसको हमने देखो एक पेज था, एक पेज के बाद ये मिला के 1.5 पेज। ठीक है, अब 1.5 पेज से ज़्यादा आप लोग लिखना मत। अगर 3 पेज करते हो 4 पेज करते हो कोई मतलब नहीं निकले मेरे दोस्तों, बस आपको 1 से 2 पेज, उससे ज़्यादा पेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बोला गया है ना, 8 क्या था हमने बताया था। अब 8 आपका था यही वाला, क्या था क्वेश्चन नंबर 8 था ये भैया क्या कह रहे थे 8 वाले और संदर्भ। ठीक है, अब देखो 8वां हमने ले लिया यहाँ पर, तो 8वां के बाद आप लोग लिख देना प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर डाल देना। ये आपका खंड ख है, खंड ख ऐसे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो 8 डालने के बाद देखो यहाँ से आपका मिल जाना है 2 नंबर। ये आपको जो लिखोगे, प्रत्युष गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दीर्घ का भाषा मत नामक पाठ से उद्गृत है, ये आपके मिलेंगे यहाँ से 2 नंबर, यानी संदर्भ से आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं। और जो नीचे वाला है हम जिसको देखो हमने व्याख्या किया है, तो व्याख्या से आपके मिलने वाले हैं कितने नंबर 5 नंबर। तो यहाँ से दोनों मिला के आपको कितने मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से आपके मिलेंगे 7 नंबर। तो इस 7 नंबर को आपको करना है क्लियर कर लेना है। ठीक है, और इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संस्कृत वाला अनुवाद। तो संस्कृत वाला अनुवाद पढ़ लीजिएगा और इस नंबर को क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब देखो अब इधर के बाद आपको छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे, और छोटे छोटे प्रश्न के बाद आपका एक बस लास्ट वाला लॉन्ग होगा जो निबंध होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक और इसमें बताना है हमें, इसका 8वें का खा। देख हमने बताया था कि आप लोग को एक श्लोक रहेगा, एक किसी पाठ का कोई भी सारांश रहेगा जिसका आपको अर्थ बताना रहेगा। जैसे कि हमने ये एक पाठ का सारांश था, अब कोई एक श्लोक देगा जिसका आप लोग को अर्थ बताना है। जैसे काव्य सरास्ते विनोदम कालो गच्छति धीमाम व्यसन च मूर्खा निद्रातिम कलेहन वा, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो निद्रा सोने में या झगड़ा करने में या इधर उधर करने में बीत जाता है। ठीक है, लेकिन जो अपना क्या होते हैं अच्छे व्यक्ति, उनका जो होता है दिन काव्य शास्त्र पढ़ने में, अच्छी अच्छी बातें करने में, ठीक है, ये सब करने में बीतता है। ठीक है, तो अच्छी बातें क्या नाम था, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति के बारे में बताया गया। तो ये श्लोक का अर्थ है, तो श्लोक का अर्थ और किस पाठ से लिया गया है उसके बारे में। जैसे जैसे तो मान लो कोई हमने श्लोक उठा लिया, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक दीर्घदर्शिका के सुभाष रत्नी नामक पाठ से उद्गृत है, अब प्लस उसके बारे में लिख देंगे। जैसे अनुवाद, दुष्ट व्यक्ति की विद्यावाद के लिए, संपत्ति घमंड के लिए, यो शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए पहुंचाने के लिए होती है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए, यो शक्ति रक्षा के लिए होती है, यानी जब उसकी विपत्ति पर कोई संकट आएगा तब वो शक्ति से क्या करेगा, रक्षा करेगा। और जो उसने संपत्ति अर्जित करेगा उसको दान करेगा, और जो विद्या ग्रहण की उसको क्या करेगा, ज्ञान करेगा। ये जो होते हैं एक सज्जन पुरुष। लेकिन वही जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपनी घमंड दिखाने के लिए, दूसरों को क्या करने, कष्ट देने के लिए अपना क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। उसका देखो 9वें का आता है, कहाँ गया आपका 9वें का गा क्वेश्चन। 8वां तो कंप्लीट होने के बाद आज आएगा आपका 9वें का, जब 9वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो दिया गया लोग के निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहारे का एक एक अर्थ और प्रयोग करना है। ठीक है, अर्थ तो लिखना है साथ ही प्रयोग करना है। जैसे अब हमने उठा लिया, एक अर्थ उठा लो कोई, अपना हाथ जगन्नाथ। अब इसका क्या अर्थ हो गया भैया, अपने हाथों से किया गया कार्य कल्याणकारी होता है। प्रयोग जैसे कोई भी संजेश किसी भी काम के में दूसरे की सहायता अवश्य लेता है क्योंकि उसको पता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी संजेश होता है किसी काम में दूसरों की क्या लेता है, सहायता लेता, अवश्य लेता है क्योंकि उसको पता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी मतलब अपने हाथों से किया गया कार्य क्या होता है, विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। मतलब जो भी अर्थ होगा उसका वाक्य प्रयोग आपको जो समझ में आएगा उसको कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में आपको करना क्या होता है
कि निम्नलिखित में संधि विच्छेद के सही विकल्प बताना है। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे अब रविंद्र है तो रवि धन इंद्र, ठीक है। और उसके बाद रमेश है तो रमा धन ईश, जो भी आपको बिल्कुल संधि में बिल्कुल ईजी है बहुविकल्पी देगा, आप लोग इसको टिक करके बता लोगे। तो रविंद्र, रमेश, अत्याचार, अति धनाचार तो अत्याचार, यानी जो भी करोगे आप लोग बिल्कुल संधि तो ऐसा है कि जिसको आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लोगे, ठीक है। यानी जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसके लिए आपको थोड़ा समय कम बचाना है, और जो आगे वाला है उसको फटाफट कर लेना है। और समय किस पे देना है, एक निबंध पे देना है, और एक क्या था जो एप्लीकेशन पे आता है उसको भी देना है, ठीक है। अभी उसको देखते हैं, लेकिन जो ये आपका है इस पे ज़्यादा समय मत देना, इस पे ज़्यादा समय खर्च मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब इसी में समय अपना ज़्यादा खर्च करते हैं। अब बताओ भैया, एक लाइन ए भी मुहावरा लिखना है आपको किसी भी आसानी से, जिसका अर्थ पता है फटाफट लिख के चले जाओ, क्या फालतू इसमें समय बर्बाद करना है। जो भी आपको आएगा फटाफट लिख के आगे चल जाना है। और ये 10वां क्वेश्चन ज़्यादा समय देना नहीं है, आवे ना आवे जो आवे उसी पे टिक मार के निकल लो आगे, ठीक है। अभी हो गया संधि की बात। देखो अब संधि की बात आता है विभक्ति और वचन, उसका भी विकल्प बताना है। तो जो विभक्ति और वचन का सही विकल्प होगा उसको मार दीजिएगा, ठीक है। जैसे वो आप देख सकते हो यहाँ पर आत्मानीय शब्द में विभक्ति और वचन। अब मान लो जिसे हम मान लेते हैं जैसे पंचमी विभक्ति द्विवचन, या जो भी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो जो आपका विकल्प सही होगा उसी को मार के आगे चलती रहिए। और उसके बाद एक और बात बता दें दोस्तों, ये सब आपके फिक्स नंबर है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ ये बहुविकल्पी प्रश्न और ये बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं सब फिक्स प्रश्न थे, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न को गलत नहीं करना है। अब देखो 10वां भी देखो बहुविकल्पी है, तो अभिराम, अन्य और अन्य, और इसके बाद इसके क्या था, निम्नलिखित में शब्दों में एक शब्द का सही अर्थ, जैसे काल, जड़, चपला का एक अर्थ बता सकते हो। और निम्नलिखित में सही शब्द का चयन करें जो वंदना करने के योग हो, वंदनीय, पूजनीय, सम्मानी, आदरणीय। जो आदर करने के योग हो आदरणीय, जो सम्मान करने के योग हो सम्मानी, जो पूजने के योग हो पूजनीय, जो वंदना करने के योग हो वंदनीय। सिंपल सा यानी विकल्प दे कर सकते हैं और आप लोग बता सकते हो। यानी जो आपका 9 से 11 क्वेश्चन रहने वाला है बहुविकल्पी होने वाला है, और बहुविकल्पी में आपको बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे 9 वाला देखो, 2 नंबर, 3, 4, 5 और एक 6। 6 के बाद आप यहाँ देखोगे एक 7, 8, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ और 10। ये आपके 10 नंबर, 10 और एक तो 12, तो 12 से 14 नंबर आपकी फिक्स रहने वाले भैया, तो उसको बहुविकल्पी। और 10 बहुविकल्पी पहले गए तो 10 वो और 12 ये, तो 22 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी। तो आप लोग को 22 बिल्कुल 22 फिक्स क्वेश्चन है कि भैया ये फिक्स्ड है आपके, बिल्कुल कहीं गलत नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि बहुविकल्पी है, आंसर आपको पता होगा तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगाओगे, अगर नहीं पता होगा तो गलत लगाओगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इस पर ध्यान देना बहुविकल्पी वाले प्रश्न पे, क्योंकि उससे आपका कोई नंबर कटता नहीं है। अब देखो बात आता है, अब वही बहुविकल्पी और 2 प्रश्न देख लेते हैं। जो जीता ना सके, तो जानते हो जो जीता ना सके अजय, जो कभी मरता ना हो अमर, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो आपको एक बात याद रखना है कि आपका कभी भी बहुविकल्पी नंबर कटने नहीं देना है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों हम बता दें कि इस दुनिया में कोई ऐसा मुकाम है जिसे आप लोग हासिल नहीं कर पाओगे, और इस बार आपने ऐसा मुकाम चुना है कि हमें यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो आपको पीछे तो बिल्कुल हटना नहीं है। जितना हो सके अच्छा से अच्छा तैयारी करना है, और यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर लेके आना है, ठीक है, ताकि सबको करके दिखाना कि भैया हम भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। अब देखो यहाँ आता है कि निम्नलिखित में 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। अब शुद्ध, मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो इसको क्या करना है, अशुद्ध है उसको क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। वाक्यों को शुद्ध रूप में आपको लिखना है। तो बिल्कुल इजी में 2 लिख देगा, आपको कर जाएगा बिल्कुल आसानी से। मैं पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया, बिल्कुल आसानी से आप लोग बना सकते हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हो। अब देखो वो आपके फिक्स हुए जो आपके 22 से 24 क्वेश्चन। अब देखो ये फिक्स, ये हर साल पूछे जाते हैं, ये भैया जो हैं हर साल ये बनने वाले क्वेश्चन है, तो इसको कहीं भी कटने मत देना। जैसे वीर रस या शांत रस, यानी ये फिक्स है कि रस से ये क्वेश्चन आने वाला है, और उसका हमें क्या लिखना है, लक्षण सहित उदाहरण, यानी किस लक्षण और उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। जैसे देखो आपका यहाँ पर हम उठा लें क्वेश्चन, आपका ये सब बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी आपके बन जाएंगे। बहुविकल्पी लिखने के बाद आपका जो आता है रस, जैसे रस वाली बात हुई, क्वेश्चन नंबर 12 आपका रस। तो जैसे कि हमने किसी भी रस को उठा लिया, जैसे करुण रस है ना, तो जब प्रिय या मनचाही वस्तु को नष्ट होने से उसका अनिष्ट हृदय में, यानी जब किसी भी शोक नामक हृदय भाव तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करुण रस। आप उस करुण रस का क्या लगोगे, उदाहरण लिख दोगे और लक्षण लिख दोगे, आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से आपके नंबर कोई काटने के चांसेस बनता ही नहीं है, यहाँ से कोई काट सकता नहीं है, आपको 2 नंबर बिल्कुल फिक्स वाले मिलने वाले हैं। तो इसको हाँ क्या नाम है, हास्य रस। यहाँ पर देखो क्या था आपका
यहाँ पर जो था, क्या नाम था भैया, हास्य रस, सॉरी कोई भी रस था, वीर रस, शांत रस, या जो भी हास्य रस, करुण रस, जो भी उसको आप लोग तैयार कर लेना। और अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और शेष अलंकार, यहाँ से एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो जब आपको पता है कि भैया 2 नंबर आपको मिलने वाला है तो आपको नंबर गलत होने नहीं देना है। अलंकार को तीनों पढ़ लेना उदाहरण के साथ, यानी श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार, किसी एक अलंकार में से आपको आने वाला है तो आपको वहां से आपको क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने उठा लिया यहाँ पर देखो रूपक अलंकार, तो रूपक का अर्थ होता है एकता, अलंकार में मूड साम्य होने के कारण। यहाँ पर जो भी परिभाषा है इसकी परिभाषा दे देंगे और एग्जाम्पल देंगे, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, बिल्कुल सिंपल वे में लिख दोगे। आपके 2 2 और 2 6 नंबर बिल्कुल फिक्स है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो अब एक देखो लास्ट वाला जो आपकी बची है भैया चौपाई, तो चौपाई आप लोग देख सकते हो कि 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ये होता है फलान ढिकान, जो भी होता है आप लोग दिखा दोगे। और एक एग्जाम्पल दे सकते हो, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकट बखाने। ठीक है, जैसे अब बताओ भैया, शिशु है तो हमने बताया था कि जहाँ छोटे की मात्रा होती है वहाँ आपका हमेशा लघु आता है, और जहाँ बड़ी की मात्रा या बड़ा मात्रा कोई भी आ गई वहाँ क्या आता है, गुरु आता है। तो यहाँ पर देखो दोनों छोटे की मात्रा है, यहाँ पर लघु, यहाँ पर बड़े की मात्रा तो यहाँ पर क्या आ गया, गुरु। तो अगर ऐसा दिखाओगे तो एग्जामिनर के ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बच्चे को पता है, आप लोग को पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी नंबर काटने का चांसेस नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया देखो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बात है, आपको 3 क्वेश्चन रस से और श्लेष अलंकार से, चौपाई से, छंद से फिक्स क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्या क्या, वीर रस, श्लेष अलंकार, देखो कोई रस से क्वेश्चन रहने वाला है और अलंकार से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अलंकार के बाद एक चौपाई से, बिल्कुल फिक्स नंबर है ये। कौन कौन, रस, अलंकार और चौपाई और छंद, यहाँ से आपके बिल्कुल फिक्स प्रश्न रहने वाले हैं। अब देखो फिक्स आपके हमने पहले बताया था, यहाँ से ऊपर जो कर लोगे आपका 11, देखो 9 10 11, ये आपके 3 क्वेश्चन है फिक्स। तो फिक्स आपके ऊपर से यहाँ से और ये 6 मिला के, यानी 30 नंबर आपके फिक्स हैं कि आपके मिलने वाले हैं। आपको बस 9 से 12 क्वेश्चन करना है बहुविकल्पी, और ये रस और अलंकार मिला के आपके 30 नंबर यहाँ से बिल्कुल कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है, और भैया 30 नंबर तो ये हो गए। और 30 नंबर हमने शुरू में बताया क्या था आपका, गद्य पद्य, और गद्य और पद्य दोनों को मिला के 30 नंबर, वहाँ से 30 30 60 नंबर, यानी बहुत ही इजी पेपर है आपका, कोई भी कटने वाला नहीं है। बस आपको बिल्कुल क्या करना है, मिला जाएगा, मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, और आपके वही नंबर कटने वाले नहीं है। और मेरी ये गारंटी है कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आओगे, 95 तक ला सकते हो या 100 में से 100 ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, आपको एक भी अपना ऑप्शन गलत नहीं होने देने वाला। ठीक है, अब देखो भैया बात आती है विद्यालय की नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है, या अपने गांव अथवा शहर की बिजली की समस्या है तो उचित अधिकारी को, तो जो भी अधिकारी आपके जिले के हैं उसके ऊपर एक पत्र लिख दीजिए कि भैया हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है। जैसे देखो हमने उठा लिया, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा, सेवा में अब दिनांक, विषय क्या है, हिंदी प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति आवेदन। जैसे आपके उनके यहाँ एक हिंदी का जो प्रवक्ता है, उनकी जो स्थान है वो रिक्त है, उसके लिए भैया हमें क्या करना है भैया, बताना कि सर हमें वो स्थान दे दीजिए। जैसे राजा के शिक्षा विभाग में वेबसाइट के माध्यम से मुझे पता चला है कि मुझे ज्ञात हुआ है, कह सकते हो कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, जिसके लिए की गई जानकारी देनी हुई। तो इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंकों, प्रत्यो, प्रमाण पत्र आदि जो भी आपके पास है लगा के आपके पास भेजता हूँ। अगर आपके स्थान मतलब कि अगर आपके यहाँ मेरी कोई भी तनिक भी आवश्यकता है तो मुझे यह अवसर देने का कष्ट करें, यानी ये अवसर मुझे दे कि मैं उस पर क्या हो सकूँ, नियुक्त हो सकूँ। बिल्कुल ईजी है, आपका यहाँ से मिल जाएंगे टोटली 6 नंबर। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। अब पत्र है, नहीं आ रहा तो बना के रख सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, लेकिन आप लोग को पत्र वाला कर देना है। ठीक है, अब देखो बात आती है इसके बाद, पत्र वाले के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दे के जाने वाला, अकेला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नंबर देने के जाने वाला है, बोलकर आपका 9 नंबर देके जाने वाला है। ठीक है, टोटली 9 नंबर देके जाने वाला है। और आपका निबंध, आपको पता है कि निबंध लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको हेडिंग पता होनी चाहिए। अगर आप लोग को हेडिंग पता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से निबंध को कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई उठा लो, अब महंगी समस्या कारण और निवारण। अब आप महंगी समस्या के बारे में बताओ कि सर महंगी समस्या है हमारे, जो हम एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग के जो है ज़्यादा पैसा हम लोग जुटा नहीं पाते हैं, तो ये महंगाई बढ़ती जा रही है और हम लोग अपने घर परिवार को कैसे चला पाएंगे। यानी जो भी आप लोग बना सकते हो बना के कर सकते हो, कोई भी उठा लो। जैसे देखो मैंने कोई उठा लिया, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 9 नंबर, और ये 9 नंबर का है, तो आपका आपको लिखना ज़्यादा से ज़्यादा पन्नों में आपको इसको लिखना भी चाहिए। अब देखो जैसे हमने उठा लिया विज्ञान, अब विज्ञान भी हर साल पूछा जाता है। अब विज्ञान के बारे में हम अपने आसपास के मानव निर्मित चीज़ों को देखते हैं, उनमें अधिकतर चीज़ों विज्ञान के बल पर ही हैं, जैसे कि जो भी विज्ञान के बारे में हमने बता दी। और देखो
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि अगर आप लोग किसी भी निबंध को कर रहे हो ना, निबंध को कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि हेडिंग। जितनी अच्छी आपने हेडिंग बनाया है उतना अच्छा आपके नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि कोई भैया जो नहीं है, जो भी कॉपी चेक करने जाते हैं, कोई अंदर पढ़ने नहीं जाता कि अंदर क्या लिखा है। सब ये देखते हैं भैया कि हेडिंग कितनी अच्छी बनाई है और लिखने का तरीका कैसा है। तो आपको लिखने का तरीका और साथ ही हेडिंग अगर पता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर यही आपको नहीं पता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में हेडिंग को दिखाओ। ठीक है, जितना हो सके अच्छी हेडिंग लिखो। और क्या करो, आप लोग अपने कॉपी में कट ना करो और अच्छे से लिखो। ठीक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाओ और क्वेश्चन को सटा के एक ही मत लिखो, थोड़ा दूर दूर शब्दों में, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और जितनी हो सके उतना हेडिंग मत देते चलो। ठीक है, उससे क्या होगा कि एग्जाम बिल्कुल अच्छा पेपर पड़ेगा और आपके ज़्यादा भी नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे और आपके कोई भी नंबर कटेगा नहीं। और आप लोग बिल्कुल 100 में से 95, 97, 96 यानी जितना भी नंबर हो सके उतना ला सकते हो। और इसको लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने जो शुरू में बताया कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न कटना नहीं चाहिए। ठीक है, और बहुविकल्पी प्रश्न और हमने बताया 9 से 12 तक के प्रश्न जो थे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों 12 तक प्रश्न? क्योंकि 9 से 12 आपके 30 नंबर देखे जाने वाले हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन रहने वाला है। 20-22 क्वेश्चन ऑप्शनल आपके, जब सोचो खुद कि आपके 20-22 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल रहने वाले हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि भैया ऑप्शनल हमें कितना जरूरी है कि ऑप्शनल को पढ़ना है। तो इसलिए जितना हो सके आप लोग ऑप्शनल तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह और सब्जेक्ट का वीडियो हम लेके आने वाले हैं ताकि आप लोग क्या यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो और वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।